विभिन्न नेताओं को देखा कि ये युद्ध के समय भी हाईवे पे क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। युद्ध के समय में भी ये अपने बीजेपी के बड़े बड़े जो दफ्तर करोड़ों रुपए के बने हैं क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। और उसके अलावा देश में चाइना और पाकिस्तान का जो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करो, और तो उन्हें पता है किसी जगह जीत नहीं सकते वो। भारत की सेना को भले ही संसाधन हो या ना हो वो फिर भी जीत जाएगी। भारत के लोग और भारत का संविधान इतना मजबूत है, इतने ताकतवर हैं कि हम पे सब मुसीबतें आ जाए तब भी हम झेल के भी जीत जाएंगे। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हो जाएं तब भी हम नहीं हार सकते। मतलब इससे ज़्यादा दुख की बात और इससे ज़्यादा मुसीबत की बात देश में कोई नहीं हो सकती कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से हैं फिर भी देश कमज़ोर नहीं होके दे रहा। तो ये चाइना और पाकिस्तान को पता है देश कमज़ोर एक ही तरीके से होगा, वो है जो पहलगाम में आतंकवादियों ने बोला था हिंदू मुसलमान करो, वही काम आरएसएस और बीजेपी कर रही थी। चाहे वो हमारे सेना के जो जवान हैं उनके बारे में बोला हो, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, या दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो भी। तो ये सब जो मुसीबतें आ रही हैं इनका हल क्या है? देखिए विपक्ष की पार्टीज तो ऐसी हैं, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, स्लीपर सेल हर जगह घुसे हुए। मोदी जी का इस्तीफा मांगते भी लोगों को शर्म आ रही है। मेरा ये साफ तौर पे कहना है इस वक्त जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी की निंदा नहीं करता वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। इतने हालात अब आ चुके हैं, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। ख़ास तौर पे वो लोग जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। जो उनकी निंदा नहीं करता और जो किसी भी हद तक जाके उनका इस्तीफा मांगने की कोशिश नहीं करता वो भी देशभक्त नहीं है। एक तो हमें ये बात साफ तौर पे कह देनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करता है तो उसको देशद्रोही कहने में मेरे ख्याल से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बुराई नहीं करता उनकी, वो भी पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। लेकिन इस मुसीबत से हम बचे कैसे? क्या मोदी जी को और अमित शाह जी को कोई फ़र्क पड़ रहा है, नड्डा जी को या मोहन भागवत जी को? पूरे देश की जनता, हमारी महिलाओं ने सिंदूर जब बांटने की धमकी दी थी घर घर जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो चप्पलें लेके तैयार हो गई थी महिलाएं, मारेंगे इन्हें, आओ। तो ये माहौल है देश का। हर व्यक्ति मोदी जी को, अमित शाह जी को देश के साथ देश का नुकसान करने का सबसे बड़ी वजह मान रहा है। अभी आप किसी से भी जाके इंटरव्यू सड़क पे ले लो, लेकिन फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर भी ये बड़े बड़ी टोपियां लगा के फ़ौज की ड्रेस में, मतलब शर्म आनी चाहिए। हमारी फ़ौज का हर एक जो सिपाही बहादुर है उस वर्दी में अपनी फ़ोटो लगा के क्या दिखा रहे हो कि कोई बुज़दिल व्यक्ति भी भारत की फ़ौज में हो सकता है? आपको तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ही बुज़दिल कहते हैं। एक बुज़दिल व्यक्ति जिसको बुज़दिल उसकी पार्टी के बहुत बड़े नेता कहते हैं, वो अपनी फ़ोटो लगा के ये बता रहा है कि भारत की फ़ौज बुज़दिल भी हो सकती है। मतलब इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? मोदी जी मतलब बुज़दिली, मतलब किसी भी एक सैनिक की, किसी शहीद की, अब्दुल हमीद की फ़ोटो लगाते तो अच्छी बात होती ना। अभी जो शहीद हुए हैं हमारे फ़ौजी, अभी उनके किसी की फ़ोटो लगाते। मोदी जी का मतलब तो बुज़दिली है ना, नाकामी है, नाकारापन है। जो समझदार नहीं होता वो है शक्ल ये तो उसकी शक्ल लगा के देश की सेना की गरिमा कम करने के काम कर रहे हैं। बड़े बड़े, बिहार में तो खैर फेल हो गया, वरना लोगों को पता नहीं किस तरीके से लाते हैं किराए पे, या जैसे भी, जैसे एयर जहाज़ भर भर के मोदी जी की जय हो रही थी पूरी दुनिया में, और अब निकला क्या उसका नतीजा? सिफर। तो ये जो रोड शो कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, हर जगह फेल होने के बाद, फौज को जीत से रोकने के बाद, तो ये बेशर्मी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है जनता कितनी में नाराज़ हो जाए, हम चुनाव ये जो चोरी के वोट है ना उनके माध्यम से जीतेंगे। पेपर बैलेट से जब तक चुनाव नहीं हो रहे, ये 20% एक्स्ट्रा वोट चुरा कर इलेक्शन जीतेंगे, धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे, ये बात इन्हें 100% पता है। तो जब तक अगर इनको हटाना है तो सबसे बुनियादी बात यह है कि पेपर बैलेट से चुनाव का आंदोलन होना है, हो ही रहा है, वो मजबूती से होना है। और पेपर बैलेट का आंदोलन जैसे जैसे ताकत पकड़ेगा, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी और आरएसएस को। ये इस देश की हकीकत है। इस देश से, इससे कोई भी देश में व्यक्ति जो ईमानदार है, सच्चा है, संविधानवादी है, अम्बेडकरवादी है, नज़र नहीं चुरा सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ भी, हर डिस्ट्रिक्ट के, ये हमने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया है।
और हम जल्दी कंटेम्प्ट की पिटीशन भी डालने वाले हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। उनको वीडियोग्राफी देनी पड़ेगी। एक बार वीडियोग्राफी हमारे पास आ गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं सिर्फ दिखाऊंगा, जनता खुद, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का, जनता खुद बिहार की अब तो खुद इलाज करेगी कि इतनी बड़ी चोरी और डकैती तुम लोग कर रहे हो। ये हमने नोटिस दे दिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, और जो CEO हैं हरियाणा के उनको भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी। ये हमने कंटेम्प्ट का कि हमें आपने जो वीडियोग्राफी नहीं दी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, अब हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, इसलिए हमने नोटिस दे दिया है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। तो आपकी बात फिर भी सही है और आपको हमारी निंदा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि हमने पूरी ताकत हर टाइम क्यों नहीं लगा के रखी। लेकिन मैंने आपको वजह बता दी, एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा जयराम रमेश साहब, 2 वजह थे। लेकिन हम जैसे ही इन दोनों चीज़ों से हम लोग आगे बढ़े, हमने फ़ौरन ये आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। आपने अभी कहा पुराने साथी, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, अब मेरा बर्थडे पार्टी तो है नहीं है। बर्थडे पार्टी होगी जब मैं दूंगा, अभी तो समय ही नहीं है। लीड तो आप कर रहे हैं, तो आप बात नहीं, मैं लीड नहीं कर, मैं बिल्कुल, मैंने पहले दिन से बोला है, जैसे ही बाकी सब लोग आ जाते हैं, मैं पहले भी सबसे पीछे हो जाता था, अब भी सबसे पीछे हो जाऊंगा। मुझे लीड करने की आवश्यकता है ही नहीं। लीड करें राहुल गांधी जी करें, लीड करें खड़गे जी करें, लीड करें इनसे भी पहले मायावती जी करें, लीड करें अखिलेश यादव जी करें, ममता बनर्जी साहिबा करें, स्टालिन साहब करें, और अभी तो तेजस्वी यादव साहब करें, लालू यादव जी करें, और जो CPI के लीडर हैं वो लोग करें लीड। हम लोग तो पीछे कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन आएँ तो सही। जो हमारे दूसरे जो प्रिय साथी हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, आएँ वही लीड करें। मैं पीछे हो जाऊंगा पहले की तरह, मुझे कोई वो नहीं है। मैं तो मैं पहले कांग्रेस में भी रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी सामने आता ही नहीं था। तो मुझे तो मजबूरी में प्रेस की लाइमलाइट में आना पड़ रहा है। मेरी बिल्कुल भी इच्छा और मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, ये मजबूरी में मुझे सामने आना पड़ता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे सभी साथी नए पुराने और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आएँ और लीड करें। महमूद प्राचा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ आके सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर हाँ पुलिस की लाठी चलेगी तो हम लोग आगे आ जाएंगे। ये भी ऐसा मत समझे कि हम इनको आगे करके पुलिस के सामने खड़ा कर देंगे। उस टाइम हम सबसे आगे रहेंगे। गोली चलेगी पुलिस की या लाठी चलेगी तो हम सबसे आगे रहेंगे। बीजेपी से ठाकर का आपने जिक्र किया, तो उस पर वो तो कह रही AI का वीडियो ये फेक है। कौन सा? बीजेपी ठाकर जो हाईवे वाले कांड का। नहीं, वो तो मैं चलिए फिर वो जो उनके 5 स्टार या 7 स्टार ऑफिस का जो अभी अंकिता, सॉरी उसका नाम नहीं लेना चाहिए बच्ची का, उसका जो केस हुआ है, बृजभूषण शरण सिंह 200 कारों की रैली निकाल रहे हैं, वो बच्ची को डरा धमका के उससे विड्रॉ करके केस ख़त्म करा लिया। कितने केस गिनवाऊँ मैं आपको, किस किस के गिनवाऊँ? खुद कपिल मिश्रा जी जिसके खिलाफ अभी FIR हुई थी, ये सब लोगों ने मिलकर स्टे करा ली, उन्होंने खुद असेंबली में खड़े होकर मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में क्या बोला था, महिलाओं के बारे में। कौन सा ऐसा नेता है इनका जो इन सब गतिविधियों में लिप्त नहीं है? और जो महिलाएं जूते लेके क्यों, अगर कोई और व्यक्ति ऐसी बात करता ना तो फिर भी वो भाई की नज़र से देखती कि भाई पति के बिहाफ पे भाई देने आ रहा है सिंदूर। इनको किस नज़र से देखा महिलाओं ने, जूते हाथ में क्यों ले लिए? ठाकर कह रहा मुझे फंसाया गया। नहीं, अभी तो वो कानून से पता लग जाएगा ना। फंसाया तो मोदी जी को भी गया था, कपिल मिश्रा जी भी तो फंसा रहे थे। जमानत तो बृजभूषण शरण सिंह जो जेल ही नहीं जाना पड़ा, इसको जानबूझ के बरी कराया है। पूरी उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड की सरकार है, केस ठीक से थोड़ी लड़ा है। ये जो बच्ची थी उसको, जिसके माता पिता रो रहे हैं, सरकार ने मिलके केस हल्का करके बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस हल्का करके, कुलदीप सिंह सेंगर का केस तो मैं ही कर रहा हूँ ना, उसके विक्टिम्स का। पूरी सरकार, CBI, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उल्टी लटकी हुई है। मतलब पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी प्रकार से उस बच्ची की और उसके परिवार की सुरक्षा वापस करा लें। उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम केस विड्रॉ कर लो। उसके पूरे परिवार को मार दिया। ये बरी तो होने के लिए है ही ना, सारे सब चीज़ें तो तैयार हैं। हाथरस की बच्ची के लिए क्या किया, वहाँ भी तो बीजेपी वालों के ही तार थे ना। कौन थे अफसर वो जिन्होंने बच्ची की लाश जलाई? उसके ऊपर भी तो दबाव बना रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसको भी तो केस कमज़ोरी से, और उनको इतनी घटिया काम किया है कि बीजेपी ने अपना वकील तक दे दिया हाथरस की बच्ची के लिए तो। और वो तुरंत जैसे ही वो केस हरवाया उस वकील ने, भाग के वो बीजेपी में ज्वाइन हो गई। ये तो हालत है इनकी बात करते हो आप। टीवी फुटेज फॉर्म 17C लेने की दरखास्त लगाई थी, वहाँ पे एक ही रीज़न बता के तारीख लेनी शुरू की कि जयराम रमेश साहब ने
सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है। हमें हर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए जब तक वो फैसला ना करे। अब वो फैसला तो 5 साल 10 साल बाद जाके जब भी होगा, तो हमारे काम में बहुत बड़ा रोड़ा जयराम रमेश साहब ने, जो स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, कांग्रेस के अंदर अटका दिया था। उस स्लीपर सेल के, आरएसएस के स्लीपर सेल के जाल से हम लोग आज़ाद हुए 17 अप्रैल 2024 को, जब हमने सुप्रीम कोर्ट से, बावजूद इसके कि इतने बड़े बड़े वकील जयराम रमेश साहब के लिए पेश हुए थे, हमने उससे अपने गले में जो फंदा लगा था इस आंदोलन के, उससे 17 अप्रैल को निजात हासिल कर ली, जब सुप्रीम कोर्ट से हमने ये आदेश ले लिया कि जयराम रमेश साहब की इस पिटीशन, इतने सारे वकील हमारे खिलाफ पेश हुए थे, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा, लेकिन हमारे केस भी नीचे चलते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट की इस केस के कोई भी संज्ञान नहीं लेगा हाई कोर्ट, और हमारे केस पे को हमारे गुण दोष के आधार पे हाई कोर्ट में फैसले होंगे। तो हम उससे आज़ाद हुए, तो हमने आंदोलन शुरू करने के लिए फैसला कर लिया और हमने ऐलान भी करने वाले थे। तभी 22 अप्रैल आ गई, पहलगाम में कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया और आरएसएस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने देश की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब भले ही हम इस सरकार को गैरकानूनी सरकार मानते हैं, मगर क्योंकि देश की जहां बात आएगी तो हमने अपना आंदोलन, हालांकि ये बहुत बड़ा आंदोलन था, हमने भी ये कहा कि अभी हम, जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, हम आंखें बंद करके हर काम में सरकार के साथ रहेंगे, जब तक कि सरकार हमें साफ नज़र न आ जाए कि ये बिल्कुल ही देश को लुटा रही है, बेच रही है या जो भी कर रही है। लेकिन एक हमने रिक्वेस्ट की थी कि फ़ौजों को 1-1 लाख करोड़ रुपया दे दो, लेकिन मोदी जी कहाँ देने वाले हैं? वो तो सारे पैसे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को ही देंगे। और 5% बजट, जी हमारे टोटल जो बजट में जीडीपी जो है हमारी, उसके 5% के बराबर बजट में सेना के लिए, डिफेंस के लिए एलोकेशन होनी चाहिए। 2 डिमांड्स हमने रखी थी, लेकिन मोदी जी ने वो पूरी नहीं की। अब मैं छोटे में आपको ये बता देता हूँ कि ये सब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से भारतीय फ़ौज को एक तो कम तैयारी के साथ, देश के जो गद्दार हैं आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने, जो ख़ास तौर पे सरकारों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें गद्दार कहने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा। मैं उस आदमी को गद्दार ना कहूँ कि तो क्या कहूँ, जो प्रेस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमला होने की सूचना पहले से दे दी थी। क्या कहूँ मैं, गद्दार ना कहूँ तो उसे, मुखबिर ना कहूँ तो क्या कहूँ? तो मजबूरी में मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जो मुखबिरी पाकिस्तान को की थी, जो सेना के पास संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद भी सेना ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आखिरी, जब वो कगार पर थे, तो ट्रंप साहब के कहने से, और ट्रंप का साहब को कहा क्यों था, क्या वजह थी? मोदी जी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं ट्रंप साहब से और चाइना से मोदी जी डरते हैं, वो अडानी की खातिर, अडानी का डरावा दिखा के, कोई ट्रेड का नहीं होगा डरावा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिक वजह जो ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं, वो अडानी को जेल भेजने की धमकी देके मोदी जी से हमारी फ़ौज को जीत के मुंह से वापस बुला लिया, बिल्कुल कगार पे जीत से। उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो स्टेचर था, आरएसएस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ी में ऐसा हुआ है, इनके बस की नहीं है या ये कैपेबल नहीं है। मेरा ये इल्ज़ाम है, ये लोग चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। भारत देश की ताकत कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के ऊपर कूटनीतिक विक्ट्री हासिल कर ले, और उससे भी बड़ी बात कि राजनीतिक सफलता आ जाए उसके पास। मतलब विदेशों में भारत के तो सभी मित्र थे ना, मोदी जी के सारे कारनामों के बावजूद भी भारत के सभी मित्र थे। इन्होंने जाके क्या ऐसा किया है कि भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इनको बेवकूफ़ बता के हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने क्या सौदा किया देश का जाके कि आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। और बाहर जाके भी शशि थरूर साहब हो, सलमान खुर्शीद साहब हो, मोदी जी की जय जयकार करने में लगे हुए। जो चीज़ हो ही नहीं सकती, मोदी जी की जय जयकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुंह खोलते हैं और उनका पता लग जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सब ने देखा। तो मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूँ। ये सब होने के बाद, उसके बाद स्लीपर सेल्स हर एक पार्टी में, जैसे बसपा इतनी मजबूत पार्टी है, मिश्रा जी हैं वहाँ पे,
वो एक ही अकेले काफ़ी हैं पूरी बसपा को तबाह करने के लिए। वो तबाह करने के लिए पूरी शक्ति से आगे जा रहे हैं। उनके कारनामे कई पता आप लोगों को नज़र आ ही रहे हैं बसपा के अंदर जो हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर तो मैं बता ही चुका हूँ कौन कौन स्लीपर सेल हैं। जयराम रमेश, वेणुगोपाल, अब तो शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, ये सब स्लीपर सेल ही तो हैं। जाके मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं बाहर जाके, और देश की तारीफ़ करने करो भाई। मोदी जी का तो नाम लेते ही देश का नाम नीचे होता है। तो वो कोई भी वफादार आदमी नहीं है देश का जो मोदी जी का नाम जाके कहीं भी लेता है। देश का नाम लो, अपने आप अच्छा हो जाएगा सब। मोदी जी का नाम मत लो, अपने आप अच्छा रहेगा ही, नॉर्मल रहेगा। मोदी जी का नाम लिया सब खराब। तो ये सलमान खुर्शीद टाइप लोग, शशि थरूर टाइप लोग जाके मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो देश का नुकसान करने जा रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि हम वो आंदोलन दोबारा एकदम मजबूती से शुरू कर रहे हैं। बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार में आरजेडी है, सीपीएम है, कांग्रेस है। सबसे मैं कह रहा हूँ स्लीपर सेल को दूर भगाओ और हमारे साथ आंदोलन में आओ। हम लोग 14 जून 2025 को 11 बजे सुबह जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे, ताकि हम लोग बड़ी संख्या में, मैं गुजारिश करूंगा इस वक्त जो देशभक्त है, हम लोगों के पास ना किसी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है, ना हम लोगों के पास धन है, हम लोगों के पास बाबा साहब का संविधान है, उनके दिए हुए एक वोट की ताकत है जो हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हम लोगों के पास आपका, जनता का, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों का साथ है। आप लोगों को खुद चल के आना पड़ेगा। ये आंदोलन आपका है, सबको आना पड़ेगा, सब वेलकम है। कोई किसी भी पार्टी का हो, आए और इस आंदोलन में सहयोग करे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के इस आंदोलन में सहयोग करे। अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते थे, हमने इंतज़ार कर लिया। 14 जून 11 बजे सुबह जंतर मंतर, और उसके बाद ये आंदोलन बिहार जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि बिहार में मत पत्र द्वारा चुनाव हो। कितनी कैंपेनिंग कर लें तेजस्वी यादव साहब, लालू यादव साहब, सीपीएम, सीपीआई, जितनी कैंपेनिंग कर लें, जितनी राजनीतिक गठजोड़ बना लें, कांग्रेस कर ले, वोट ही तो मिल जाएंगे। वोट तो जनता आपको अभी भी दे रही है, वोट गिने नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको इस आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। हम 14 तारीख को पहले जंतर मंतर, उसके बाद पटना में बड़ा प्रोग्राम होगा एक, और उसके बाद बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जाके मत पत्र वापस लाने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है, बिगुल बच चुका है। अब हम जनता के हवाले हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कार्यकर्ता आपके हवाले हैं। आप लोग आइए और ब्रिंग बैक बैलेट, यानी कि मत पत्र वापस लाने का जो आंदोलन है उसमें सहयोग कीजिए। अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं, अब यह आंदोलन मत पत्र द्वारा चुनाव शुरू कराकर ही रुकेगा। जो नहीं आएगा वो पूरी तरीके से देश का, देश की डेमोक्रेसी का, बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का सच्चा सिपाही नहीं है। ये ऐलान करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सब हमारे पुराने साथी, नए साथी, बिछड़े साथी, सब वेलकम हैं। निकालो अपने दिल से जो लेथार्जी आ गई है, डर आ गया कुछ लोगों के मन में, या कुछ लोगों के मन में लालच भी आ गया। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ दूर करो, आलस दूर करो, डर दूर करो, लालच दूर करो, और आओ 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे आंदोलन बिगुल बच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, टेलीविजनों पे क्या हो रहा है, जिसको आप क्रिमिनल चैनल बोलते हैं, इन दिनों खुल्लम खुल्ला माँ की गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब है। नहीं तो एक तो देखो, वो तो करेला और नीम चढ़ा, एक तो क्रिमिनल चैनल्स पे जा रहे हैं, वो तो हैं ही सब क्रिमिनल्स ना, जो देश के खिलाफ साजिश में शामिल हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। दूसरे आरएसएस के वो वर्कर हैं, बीजेपी के वर्कर हैं। एक तो देखिए, उनको भारतीयों की छवि बिगाड़नी है चाइना और पाकिस्तान को मदद करने के लिए, प्रेम शुक्ला जी को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब ये वाली सारी उनकी कट के मीम बनेगी पाकिस्तान में कि ये देखो, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भारत की रूलिंग पार्टी है। हमारी तकलीफ़ तो ये है सिर्फ कि भारत की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक तीसरी बात ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये तो मनुवादी मानसिकता है ना। वो नारियों को उसी नज़र से देखते हैं, चाहे कितना भी नाटक कर लें, कितना भी ढकोसला कर लें, मन के अंदर तो उनके वही है ना, मन के अंदर से वो बात निकलती है। तो जो मन के अंदर होता है
वो आदमी गुस्से में ज़्यादा निकल आती है बाहर, वरना उनके मन में हर एक महिला, हर एक व्यक्ति की माँ के लिए, बहन के लिए यही भावना है जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था। मेरी तो ज़बान गंदी हो जाएगी, हमारे घर में तो इस तरह की अपब्रिंगिंग ही नहीं है ना कि हम इस प्रकार की बातें, वो लफ्ज़ भी बोल पाएँ। तो ये मनुवादी का क्या मतलब है कि टीवी चैनल पे आकर खुल्लम खुल्ला गाली दे, बाबा साहब की मूर्ति न लगने दे, ग्वालियर, तो ये मनुवादी का जड़ क्या है फिर? जड़ ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनकी दुनिया लूट ली, तो अब वो नफ़रत, घृणा बाबा साहब से सबसे ज़्यादा क्यों है कि उन्होंने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिला दिया, वरना वो तो यही मानते थे ना, महिलाओं को जिस शब्द का प्रयोग किया है, किसी की माँ के बारे में देख लो आप, और कुछ नहीं, किसी अनकनेक्टेड महिला के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और एक बार नहीं बोला, मैंने भी देखी है वो, जी जी, 2 बार बोली है वो बात। और अभी तक जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि इससे तो मोदी जी भी खुश हुए होंगे, इससे अमित शाह जी भी खुश हुए होंगे, नड्डा जी भी खुश हुए होंगे, और मोहन भागवत जी तो खुश हुए होंगे। मोदी जी तो हमेशा जी माँ को ये क्या समझते हैं? मोदी जी ने माँ का अपना क्या प्रयोग किया ना, माँ के साथ फ़ोटो खिंचवा के उसको, उसकी एडवर्टीज़मेंट की। माँ को माँ समझना, और वही है ना, माँ का एक इमोशनल रूप में अपनी छवि सुधारने के लिए प्रयोग करना, पार्टी की इतना जिम्मेदारी बढ़ जेपी नड्डा साहब के साहब है ना, तो अमित शाह जी मोदी जी को लपेट अच्छा, अमित शाह जी लपेट नहीं रहा हूँ मैं। अब नड्डा जी, ऐसा वो वक्त आएगा कभी कि नड्डा जी सपने में भी ये सोच लेंगे कि मैं एक कार्य भी अमित शाह जी से पूछे बगैर कर लूँगा, मोदी जी तक तो उनकी डायरेक्ट पकड़ है ही नहीं। तो वो उस दिन जो है ना, सूर्य जो है वो पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा। नड्डा जी तो एक रबर स्टैंप है ना अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी तो हैं जो चाणक्य, पता नहीं क्या होता है चाणक्य, मुझे तो पता नहीं, वो चाणक्य बताते हैं अपने आप को। तो वो है महत्वपूर्ण विषय, पर इससे वो खुश हुए होंगे। तो अब लेकिन दिखाने के लिए अभी प्रेशर बनेगा तो थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लेंगे, फिर 2-4 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे, और फिर कोई और कार्यकर्ता उनका यही बात बोलेगा, फिर कोई लीडर यही बात बोलेगा। ये कोई लंबी एक फहरिस्त है, आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से। तो कानून का डर और खौफ इन लोगों के जहन में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई गाली दे रहा है, कोई हाईवे पे अश्लील वीडियो का काली करतूतें करता दिख रहा है, कोई मूर्ति नहीं लगाने दे रहा है, इसका इलाज कोई रास्ता तो होगा ना? इलाज है जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनका। अब जिस कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में उन्होंने ये गंदी, अश्लील, घटिया बात बोली थी, क्या उन्होंने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की? इस पार्टी ने क्या कोई कानूनी कार्रवाई की उनके? बिल्कुल ठीक है, हाँ। मतलब ये उस प्रवक्ता की बात नहीं है, ये पूरे देश का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार की पार्टी है, इसके खिलाफ कानून का डर पैदा करना ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं करेंगे। इससे ताकत आती है आरएसएस और बीजेपी के लोगों की कि उनको पता है कि कांग्रेस वाले हमारे खिलाफ कोई भी मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, ट्वीट कर देंगे एक। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास आ जाएं वो, मैं छठी का दूध जो कहते हैं ना, वो माई पिलाती है सबको, वो याद करा दूंगा पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस एक वाक्य से, तब उन्हें पता लगेगा माँ क्या होती है। किसी की भी माँ, बच्चा जब पैदा होता है ना, इस 5 दिन में मर जाएगा वो बच्चा अगर माँ ना हो तो। उसके बारे में जिस व्यक्ति के मन में ये कितने गंदी, घिनौनी, घटिया वो पॉलिटिकल पार्टी होगी और कितनी गंदी, घिनौनी वो सोच होगी, वो मैं याद करा दूंगा छठी का झूठ, अगर मेरे पास आ जाए वो गलती से भी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। वो तो सब वही है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, फिर वही, वो तो क्रिमिनल्स हैं जो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, वो उन्हीं के तो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हीं के एक कार्यकर्ता हैं। उस चैनल वाले ने कोई एक्शन लिया अभी तक? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। अगर उनमें ज़मीर नाम का इतना सा भी, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा ही रहे हैं ना इसी मीडियम से, कोई वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग नहीं है जो एंकर बन के बैठे हुए हैं वहाँ पे। उनकी क्या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, रोज़ दुनिया देख रही है। इतना सा भी उनमें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इतना भी पे बैक टू सोसाइटी नहीं है कि वो एंकर ही करा दे। अगर उनका ही शो था, वो कह रहे थे ना मेरे, उस जो एंकर को मैंने ये कहते सुना, मेरे शो में ये नहीं चलेगा, अच्छा बोला उसने ये। जैसे बाकी सब में तो चलता ही है, मेरे शो में नहीं चलेगा। लेकिन क्यों नहीं चलेगा और वो क्या करेंगे, अगर वो क्या कहेगा तो फेडर डाउन कर दिया मैंने। सर ये है गंदी, घिनौनी सोच उस चैनल की, उस चैनल के मालिकों की और उस एंकर की भी। अपने आप एफआईआर क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं कराई एफआईआर? तो ये आपने मुझसे सवाल पूछा था ना, ये क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये क्यों करते जा रहे हैं? और दूसरी तरफ अमित शाह जी तो होम मिनिस्टर हैं,
वो तो मैंने बता ही दिया आपको, वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। बृजभूषण शरण सिंह साहब के साथ क्या हुआ है आपने देखा ही सबने। वो जो बच्ची थी उसको किसी भी प्रकार से दबाव में लाके, मेरा तो यही इल्ज़ाम है, उसने अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ कर दी, वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई, उनके खिलाफ मुकदमा ख़त्म हो गया और वो जलूस निकाल रहे हैं 200 गाड़ियों का। जो उत्तराखंड की बच्ची थी उसका क्या हुआ, पूरी उत्तराखंड की सरकार ने मिलकर केस ख़राब किया, जो फांसी होनी चाहिए थी उसको उम्र में कैद में कराया, और सबूत ऐसे लाएं जो मैं देख ही पा रहा हूँ, जितना भी मैंने प्रेस में देखा है कि वो बरी होगा। इसीलिए वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा था वो ऐसे करके हाथ हिला रहा है। उसके चेहरे पे खुशी देखी थी, वो बरी होने की खुशी है कि अब मैं हाईकोर्ट से बरी हो जाऊंगा, उत्तराखंड सरकार ने मुझे बरी करा दिया। ये कौन सा ये अब जब ये पता हो तो जो शुक्ला जी है ना, प्रेम शुक्ला जी को कोई डर होगा? वो तो यही काम करेंगे और इस तरीके से हाथ हिलाएंगे फिर बाहर आके, जैसे उत्तराखंड के उस बीजेपी के बेटे ने जो उसमें मुलजिम था उसने हिलाया हाथ। 15 से 20 दिन से एक नया क्रोनोलॉजी है या नया नैरेटिव है, इसको समझाइए जरा दर्शकों को। आए दिन सेनाओं का अपमान, लोगों को गाली, हाईवे पे इस तरह, लेकिन सब देख रहे हैं, सब चुप है, सब मौन है, चाहे बीजेपी सरकार की तरफ से हो या देश की तरफ से हो। ये हो क्या रहा है देश में? देखिए, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो अब थोड़ा बहुत बोलने पे मजबूर हो गए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस लायक नहीं है कि प्रधानमंत्री बन सकें, रक्षा मंत्री जी इस लायक नहीं है, ये इन्होंने कुछ भी जो है अच्छा काम नहीं किया और ये लोग नाकारा हैं, नालायक हैं, ऐसी बातें बोलना शुरू करी है लोगों ने। मेरा मानना ये है ही नहीं। मेरा मानना ये है कि अडानी साहब को बचाने के लिए जो फैक्टर्स हैं ना, इनको पूरा आप मिला के देखो तो क्या है। ये तो जो मोदी जी का ओरिजिनल प्लान होगा, जो लगता है हालात के हिसाब से, वो ये होगा कि आतंकवादी घटना तो उनको हो गई, तो मोदी जी ने कहा भाई आपदा आ गई, इस अवसर का तो मुझे बहुत दिन से तलाश थी, अब मैं एक सर्जिकल स्ट्राइक कराऊंगा और अपनी छवि को ऊपर करूंगा। मैं ये भी नहीं देखूंगा कि मैंने फ़ौज को टाइम भी दिया है तैयारी करने का, नहीं, मुझे अपनी इमेज ऊपर करनी है ना। दूसरा, ये इमेज ही इमेज का काम है, और उसके बाद जो बाहर से मुझ पर दबाव आएंगे वो आएंगे ही। उन्हें तो स्थिति पता ही होगी ना, प्रधानमंत्री देश के हैं, तो मैं तुरंत मान जाऊंगा और 1 2 3 दिन में तो ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं होगा, तो बल मामला बराबर हो जाएगा। यहाँ आके मैं पूरा डंका बजा दूंगा, मैंने पाकिस्तान को हरा दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया मैंने, फ़ौज ने नहीं, फ़ौज का कोई नाम नहीं लेंगे कहीं वो। तो अब इसमें सबसे बड़ी जो वो हो गई ना, जो मोदी जी के साथ एक मैं कहूँ हादसा हो गया। हमारी फ़ौज ने बगैर तैयारी के, और ये मोदी जी का बताने का काम था कि चाइना तुम्हें मिलेगा वहाँ पे, बताया किसी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, ये जो अपने आप को लाल रंग की टाई बना के सुपर जासूस बने फिरते हैं डोभाल साहब, ये बताया कि वहाँ सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं मिलेगी, चाइना भी मिलेगी वहाँ पे। तो ये सब उन्होंने सोचा होगा कि भाई हम क्यों बताएं इनको, फ़ौज वाले कहेंगे फिर हमें और तैयारी करनी है, चाइना से भी निपटना है। तो ये सब चीज़ें छुपाई, मेरा ये इल्ज़ाम है, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं बोलेगा। सेना से ये बात छुपाई, हमारी रॉ ने बताई होगी ज़रूर, सेना को ये बातें पता नहीं होने दी कि वहाँ पाकिस्तान से मुकाबला नहीं होगा, पाकिस्तान और चाइना दोनों से मुकाबला होगा। लेकिन अब मोदी जी के साथ जो गड़बड़ हो गई वो ये हो गई कि फ़ौज हमारी इतनी बहादुर और इतनी होशियार थी, जो अब CDS साहब ने भी बताया, एकदम जो उन्हें धक्का लगा ना, उसको भी वो जब्त कर गए, झेल गए, और उन्होंने वापस हमला करके उस मिशन को पूरा कर लिया। और पूरा करने के बाद जो असली मिशन था ना कि अब के बाद आतंकवाद कभी नहीं होगा, उसको पूरा करने के मुहाने पे खड़े थे, मतलब हो ही जाता अगर उनको एक दिन और मिल जाता। अब मोदी जी को तो पहले से ही ये था ना कि एक दिखाना है, आतंकवाद ख़त्म नहीं करना, ये दिखाना है कि मैंने ख़त्म कर दिया, करना कोई काम नहीं है, ना 2 करोड़ नौकरियां देनी है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में है ये, ना 15 लाख देने हैं, ना कोई काम करना है। तो अब फ़ौज ने वो कर ही दिया और आगे करने के कगार पे पहुंच गए, तो आ गए वहाँ से फ़ोन सब जगह से। अब मोदी जी ने तो पहले ही कह रखा होगा ना कि हमें तो सिर्फ दिखाना है, करना थोड़ी है। तो अब उनको फ़ौज को वापस ले लिया, इससे उनकी कलई खुल गई सारी। तो ये फ़ौज ने अपना जो बियॉन्ड, जो उसको कहते हैं ना, जो बियॉन्ड नॉर्मल और बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस, मतलब किसी की सोच से भी परे जाके चाइना और पाकिस्तान दोनों को हरा के कब्जे में कर लिया, मतलब एक तरीके से कंट्रोल में कर ली सिचुएशन।
यहाँ मोदी जी के साथ गड़बड़ हो गई तो ट्रम्प साहब ने कहा भाई मैंने बंद करा दिया। अब मोदी जी का असली कैरेक्टर सामने निकल के आ रहा है। ट्रम्प साहब 11 बार बोल चुके हैं, मोदी जी ने उनका एम्बेसडर बुला के, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बुला के ये नहीं बोला कि भाई ट्रम्प साहब को चुप करा लो। दूसरे शशि थरूर साहब जो सबसे घटिया आदमी हो सकते थे, ये जो मैं ये कह रहा हूँ, ये एक तो सलमान खुर्शीद साहब और एक शशि थरूर साहब, इन दोनों को भेज दिया। वो जाके मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं और फ़ौज को और कमज़ोर दिखा रहे हैं कि आज से पहले फ़ौज ने कभी सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं की। ये सब जो हो रहा है ना, इस सब में फ़ौज ने जो कारनामे कर दिए वो मोदी जी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये सारे कारनामे जो हो रहे हैं, उसके बाद अब जो चाइना और पाकिस्तान से इनके कनेक्शंस के बारे में बार बार बोलता हूँ मैं कि हम आपके एजेंडे पे काम करेंगे, कि हिंदू मुसलमान ही करना चाहते हैं ना चाइना और पाकिस्तान भारत में, और तो उनको पता है। अब ये लेटेस्ट एग्जांपल और मिल गया कि भाई फ़ौज इतनी मजबूत है बगैर तैयारी के, बगैर किसी उसके, और अगर हम उन्हें एक सरप्राइज़ भी देंगे तब भी वो हमें दोनों को हरा देगी। तो फ़ौज को चाइना की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा भारत देश से वो पार नहीं पा सकते, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है और देश के लोग हैं, अम्बेडकरवादी भारत में रहते हैं। तो इसलिए अब जो उनका एजेंडा था वो अधूरा रह गया ना, पाकिस्तान और चाइना का। जो आरएसएस और बीजेपी का भी एजेंडा अधूरा रह गया, क्या? हिंदू मुसलमान करो आगे। तो चाइना और पाकिस्तान के एजेंडे को आखिरी आगे ले जाने के लिए ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिला के ये सब हरकतें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। सब लोग ताली बजा रहे थे उस मीटिंग में, जो ये विजय शाह जी ने बोला ना फौज के बारे में, सब लोग, उनकी मंत्री ताली बजा रही थी। तो ये एक साजिश, उस साजिश का आखिरी पड़ाव है। जो अधूरा काम रह गया ना चाइना और पाकिस्तान का, उसको पूरा तो किसने करना है? उन्हीं के सहयोगियों ने तो करना है। को लेकर जस्टिस की बात कर रहा हूँ। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से चर्चाएं चल रही कि महाभियोग आएगा पार्लियामेंट के अंदर, क्या होगा फिर? नहीं, महाभियोग में होने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि महाभियोग चला के या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, अभी हमारे देश में बहुत सारे जजेस के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं सीरीज़ में, और बहुत सारे ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है किसी भी डिपार्टमेंट में अगर भ्रष्टाचार के किसी के ऊपर आंदोलन लगते हैं, आरोप लगते हैं, बट वहाँ इस बात को कहने से पहले मैं ये भी कह दूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक चीज़ बनाई है संविधान में, जुडिशरी आज़ाद, निष्पक्ष और पारदर्शी। तो तब भी मैं ये बात कह रहा हूँ, इसके बाद अगर कोई भी जज करप्शन के इल्ज़ाम भी लगते हैं तो उसकी निष्पक्ष रूप से पूरी जांच होनी चाहिए, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए बरी होने का। लेकिन अगर वो सज़ा, दोषी पाया जाए तो उसको आम नागरिकों से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जजेस की प्रोटेक्शन भी इतनी होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे, अभी हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी, हमारी वकीलों की वो भी हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 80% से ज़्यादा जजेस को करप्ट बताया गया था, हर लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। तो वहाँ भी यही फैसला हुआ था कि भाई ये डिस्कशन हुई थी कि ये ट्रांसफ़र और महाभियोग करके फ़र्क क्या पड़ रहा है किसी को। आजकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आशीष अग्रवाल साहब, अभी एक जज साहब का अलमत पकड़ा गया है, हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दी इनके खिलाफ एफआईआर करने की जज साहब के, लेकिन ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र, मेरा मानना ये है कि मदद होती है किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या दूसरा अधिकारी हो। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि उसको मदद की गई है कि हाँ भाई तुमने अपनी जो पैसे चुरा लिए, पब्लिक तुम्हारे से बड़ी नाराज़ है, तो अभी हम तुम्हें ट्रांसफ़र करके लोगों का ध्यान तुम्हारे से हटा देते हैं और बाद में तुम्हें हम वापस ले आएंगे। अगर वापस नहीं भी लाएंगे तो माल तो तुमने कमा ही लिया ना, नुकसान क्या हुआ? और माल किस प्रकार के कमा रहे हैं ये लोग? करोड़ों करोड़ों रुपए तो बेल के मांग रहे हैं, एक एक बेल के, और हज़ारों करोड़ के इल्ज़ाम लग रहे हैं। एक जज के ऊपर तो अभी 5000 करोड़ का इल्ज़ाम लग ही रहा है, जो 500 करोड़ का बोल रहे हैं, असल में वो 5000 करोड़ का है। ऐसा चर्चाएं कोर्ट वकीलों के बीच में तो आम है। तो अब बात यह है कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए जज के रूप में कमा लिए हैं और वो पकड़ा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने भी, तो उसको अगर वो सच में दोषी है तो ये तो उसकी मदद नहीं हुई कि तुम पे महाअभियोग होगा, तुम जज नहीं रहोगे, उसके बाद तुम्हारे पास 50 एवेन्यू है, तुम बिजनेस करो, वकीली बन जाओ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करो, 50 चीज़ें करो, तो और ये जो सब पैसे कमाएं ये वापस ना लो। तो मेरा मानना ये है, ट्रांसफ़र हो वो गलत है, सिर्फ ट्रांसफ़र होना गलत है,
और सिर्फ महाअभियोग होकर जज को हटाना या उसका इस्तीफा लेना भी गलत है। ये उसकी मदद ही है भ्रष्ट जज की, क्योंकि जो पैसा चुराया है वो तो चुरा लिया, आगे नहीं कर पाओगे, इतनी भर तो सज़ा है। तो मेरा कहना ये है कि महाअभियोग तो हो या ना हो, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तब वो भरी तो भरी, और अगर दोषी हैं तो सारा पैसा रिकवर होना चाहिए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस पैसे को कमवाने में जज साहब की मदद की है। उसमें से वकील हों, सीनियर एडवोकेट्स हों, फेस वैल्यू वाले वकील हों या कोई भी हों, या उनके जो साथ काम करने वाले जो अहलमत हों, कोर्ट स्टाफ हो, या उनके जो मिडिल मैन है वो कोई भी हो, उनको सबको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ना चाहिए और भ्रष्टाचार के इस जहर को कम से कम जुडिशरी से तो निकालना ही चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चल रहा है कि अगर विपक्ष साथ दे देता संसद में तो ये जो जस्टिस वर्मा को लेकर मामले हैं सब असलियत सामने आ जाएगा। क्या ये सही बात है? नहीं, विपक्ष तो साथ देगा ही, क्यों नहीं देगा, वो तब सच लेकिन सच कुछ सामने नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा सच सामने। सच सामने आने का एक ही तरीका है, FIR दर्ज हो और एक इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा। ये जजों द्वारा जो इंक्वायरी की गई है ना, इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि कोई भी एविडेंस इकट्ठा कर सकें। वो एक IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास और एक एजेंसी के पास होती है वो ताकत। कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा, मामला रफा दफा होगा कि इनको हमने नौकरी से निकाल दिया, देश की जनता खुश हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर वो जज साहब निर्दोष हैं तो उन्हें खुद कहना चाहिए मेरे खिलाफ FIR करो, इन्वेस्टिगेशन करो, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। ये होना चाहिए। और ये मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फार्मूला बनना चाहिए। इंप्रेशन ऐसा जा रहा होगा कि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, ये फार्मूला बनना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वही जो ये बैलेट पेपर लाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम ना, वीडियोग्राफी सहित, CCTV कैमरा सहित, और वो पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक को भी दिखाई जानी चाहिए। एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए कि हमने इतने निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ मदद नहीं की और कुछ हमने गलत सबूत नहीं लाए, तभी न्यायिक व्यवस्था ठीक होगी। वरना बहुत बुरा समय चल रहा है। और मैंने तो एक गुजारिश की थी ना, अगर कोई ईमानदार है हमारे सिस्टम में तो जस्टिस O कभी रिटायर हुए ना, उनकी एक कमेटी बना दें, ठीक है, वो अपने आप सुधार लेंगे जुडिशरी को और 6 महीने के अंदर सुधार देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मेरा जैसा खदशा है या अंदाज़ा है, जस्टिस O को ऐसी किसी कमीशन का इंचार्ज नहीं बनाएगा। वही बनाएगा जो बिल्कुल ईमानदार होगा, भारत के संविधान के प्रति वफादार होगा। बनाएं जस्टिस O को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे देश में 6 महीने में कर देंगे। मुझे उनके बारे में जितना पता है, जितने वो एफिशिएंट हैं, जितने ईमानदार हैं और जितने वो जल्दी काम करने वाले हैं इफ़ेक्टिव तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ हमारे चीफ जस्टिस साहब भी ये सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी भी ये सुनेंगे, राष्ट्रपति महोदया भी ये सुनेंगी, हमारे विपक्ष के नेता भी सुनेंगे। जस्टिस ओका को जुडिशरी में रिफॉर्म लाने के लिए 1 मैन कमीशन का इंचार्ज बना दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उससे बात